यस। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई होप सारे बच्चे जबरदस्त होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतरीन चल रही होंगी। आज हम लोग करने वाले रजिस्ट्रेशन के पहले सारे चैप्टर्स मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर डाल रखे हैं, तो प्लीज मेक श्योर आप उनको देख लीजिए। उम्मीद करता हूँ देख भी लिया होगा, तभी जाके आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन पे आए हो। जीएसटी का रजिस्ट्रेशन देखने वाले हैं भैया हम लोग, कि भाई जीएसटी का रजिस्ट्रेशन किसको करवाना पड़ता, कहाँ करवाना पड़ता, कब करवाना पड़ता, ये सारी चीजें यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। हम दो चीजों से पढ़ेंगे, एक तो जो मेरी सारी हैंड रिटन नोट्स है उससे, और यही हैंड रिटन नोट्स का पूरा कंटेंट मैंने आपको रजिस्ट्रेशन के ये चार्ट बुक के अंदर डाल दिया है। ठीक है, रजिस्ट्रेशन को हम लोग जैसे रेगुलर क्लास में दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, वैसे ही रिवीजन के अंदर, फास्ट ट्रैक के अंदर भी दो पार्ट्स में, हर जगह दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला होता है कंसेप्चुअल पार्ट, किसको रजिस्ट्रेशन करवाना है, कब करवाना है, कब नहीं करवाना है, किसको नहीं करवाना है, किसको कंपलसरी करवाना है। और दूसरा होता है प्रोसीजरल पार्ट, कैसे करवाना है, कैंसिलेशन कैसे होता है, सरेंडर कैसे होता है, फिर जो सरेंडर हुआ, सस्पेंशन हुआ, सस्पेंशन का रिवोकेशन कैसे, ये सारी चीजों की बात अपन प्रोसीजरल पार्ट में करके चलते हैं। दो वीडियोस आएंगे रजिस्ट्रेशन के। पहली वीडियो में अपन सारा का सारा कंसेप्चुअल पार्ट पे फोकस करेंगे। सेकेंड वीडियो प्रोसीजरल पार्ट की रहेगी, जो आप चाहो तो देख सकते हो, चाहे हो तो स्किप भी कर सकते हो, बट कंसेप्चुअल वाली वीडियो इसको स्किप मत करना, ये कंपलसरीली देखनी है हर बच्चे को। 4 नंबर का मिनिमम क्वेश्चन इस कंसेप्चुअल वीडियो में से आपको मिल जाएगा। ठीक है, ये वीडियो एप्लीकेबल होगी सीए, सीएस, सीएमएस सारे बच्चों के लिए। सो मेक श्योर अगर आपका कोई जान पहचानने वाला बंदा है जो सीए, सीएस या सीएमए कर रहा है, उस तक आप ये जरूर पहुंचा दीजिए। ठीक है, चलिए ये फीचर्स ऑफ रजिस्ट्रेशन से शुरू करते हैं। सबसे पहली बात होती है पैन बेस्ड रजिस्ट्रेशन है, मतलब आपको अपना पैन देना पड़ेगा। मैंने आपको पहले भी बताया है कि भैया आप पैन दोगे तभी आपका रजिस्ट्रेशन होगा। अगर आपके पास पैन नहीं है तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन में दिक्कतें जाती है। नो सेंट्रलाइज रजिस्ट्रेशन मतलब क्या है कि भैया पूरे इंडिया का एक ही रजिस्ट्रेशन नहीं होता, स्टेट वाइज रजिस्ट्रेशन होता है। मतलब आपको हर वो स्टेट में रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा जहां से आप टैक्सेबल सप्लाई करते हो। जैसे मान लेते हैं मैं महाराष्ट्र में भी एक मेरी ब्रांच है, एक मेरी ब्रांच गुजरात में भी है, तो दोनों के मेरे अलग अलग रजिस्ट्रेशन रहेंगे। जीएसटी नंबर जो आता है वो 15 डिजिट का होता है, और ये 15 डिजिट में पहले दो डिजिट स्टेट कोड बताते हैं, अगले 10 डिजिट आपका पैन बताते हैं। तो लेट अस अज्यूम मेरे दो ब्रांचेस है, एक है महाराष्ट्र में, एक है गुजरात में। तो महाराष्ट्र का कोड और गुजरात का कोड अलग रहेगा, तो पहले दो नंबर अलग रहेंगे, बट जो बाद के 10 नंबर है, क्योंकि मेरा ही पैन है तो बाद के 10 नंबर सेम रहेंगे। इसका मतलब ये नहीं जीएसटी नंबर सेम रहेगा, बीच के 10 नंबर सेम रहेंगे, पहले दो नंबर अलग अलग रहेंगे। तो क्या चीज समझी हमने कि भैया आपको स्टेट वाइज रजिस्ट्रेशन करना है, एक सेंट्रलाइज रजिस्ट्रेशन जीएसटी में नहीं है। ठीक है, सेकेंड चीज, आपको हर वो स्टेट में रजिस्ट्रेशन करना है जहां से आप टैक्सेबल सप्लाई करते हो। अगर आपकी 4 ब्रांचेस है, 3 में से आप टैक्सेबल सप्लाई करते हो और चौथी ब्रांच में आप नॉन टैक्सेबल मतलब दारू वारू बेचते हो, तो आप जिस स्टेट में दारू बेचते हो वहां पे आपको रजिस्ट्रेशन करना कंपलसरी नहीं है, मतलब रजिस्ट्रेशन करना ही नहीं है, क्योंकि दारू पे जीएसटी लगता ही नहीं है। ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन कौन से स्टेट में करना है, जहां से आप टैक्सेबल सप्लाई कर रहे हो, जहां से आप टैक्सेबल सप्लाई कर रहे हो उसी स्टेट में आपको रजिस्ट्रेशन करना है। ठीक है, नेक्स्ट थिंग, जो रजिस्ट्रेशन की लिमिट होती है 10 लाख, 20 लाख, 40 लाख, वो कंप्यूट की जाती है एग्रीगेट टर्नओवर के बेसिस पे, और ये एग्रीगेट टर्नओवर हम ऑल इंडिया बेसिस का लेते हैं। मतलब आपकी इंडिया में जितनी भी ब्रांचेस है, सारी की सारी ब्रांचेस का मिला के टर्नओवर निकाला जाता है। एग्रीगेट टर्नओवर में क्या क्या चीजें आती है, क्या क्या नहीं आती है, मैंने आपको चैप्टर नंबर 3 चार्ज ऑफ जीएसटी के अंदर बता रखा है। नहीं देखा होगा तो प्लीज देख लीजिएगा। कंपोजिशन स्कीम में अपन ने एग्रीगेट टर्नओवर कैसे निकालते हैं ये बताया था। क्या क्या आता है एग्रीगेट टर्नओवर में, सारे के सारे टैक्सेबल सप्लाई, सारे के सारे एक्सपोर्ट सप्लाई आते हैं, सारे के सारे एग्जाम सप्लाई, सब कुछ आता है एग्रीगेट टर्नओवर में। इनफैक्ट आपने अपनी ब्रांच को जो ट्रांसफर करा है वो भी आता है, एजेंट ने जो प्रिंसिपल के बिहाफ पे ट्रांसफर करा है वो एजेंट के टर्नओवर में भी आता है। एग्रीगेट टर्नओवर में सब कुछ आता है। एग्रीगेट टर्नओवर के बेसिस पे हम लोग डिसाइड करते हैं कि भैया आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा कि नहीं करवाना पड़ेगा। तो जो लिमिट है ये एग्रीगेट टर्नओवर के बेसिस पे मिलती है, और एक बार ये डिसाइड हो गया कि आपको रजिस्ट्रेशन करवाना है तो आपको हर वो स्टेट में रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा जहां पे आप टैक्सेबल सप्लाई करते हो, जहां से आप टैक्सेबल सप्लाई करते हो। ठीक है, क्या लिखा है, फॉर डिटरमाइनिंग एलिजिबिलिटी फॉर रजिस्ट्रेशन, aggregate turnover is computed on all India basis
और एक बार ये पता चल गया कि रजिस्ट्रेशन करना पड़ता, तो हर एक ब्रांच अपना खुद का अलग अलग सेपरेटली जीएसटी पे करेंगी। मतलब बात ये हुई कि भैया मेरी अगर 4 ब्रांचेस है, एक है महाराष्ट्र में, दूसरी है गुजरात में, तीसरी है उत्तराखंड में और चौथी है राजस्थान में। ठीक है, 4 ब्रांचेस है। यहां से मैं कोई एग्जाम सप्लाई करता हूं, बट इसको भी कंसीडर किया जाएगा फॉर द पर्पज ऑफ कैलकुलेटिंग एग्रीगेट टर्नओवर। समझ लो यहां का टर्नओवर है मेरा 7 लाख, यहां का टर्नओवर है मेरा 8 लाख, यहां का टर्नओवर मेरा 2 ही लाख है, और यहां का टर्नओवर है मेरा, यहां का टर्नओवर 3 लाख है, और यहां का टर्नओवर है मेरा 5 लाख। बट यहां से उत्तराखंड से मैं एग्जाम सप्लाई करता हूं, तो मेरा पूरा टर्नओवर देखा जाएगा ऑल इंडिया का। कितना हो गया? 23 लाख, जो कि 20 लाख से ज्यादा है। हाँ जी, 20 लाख से ज्यादा है ना? हाँ। तो भैया आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, और एक बार आपको ये फिक्स हो गया कि रजिस्ट्रेशन करना है, तो आपको कहां रजिस्ट्रेशन करना है? जहां से आप टैक्सेबल सप्लाई करते हो। 1 जगह, 2 जगह, 3 जगह आपको रजिस्ट्रेशन करना है। तीनों के आपके रजिस्ट्रेशन नंबर अलग अलग होंगे, जीएसटी नंबर अलग अलग होंगे, बट उसके अंदर जो पैन है वो सेम रहेगा, क्योंकि मेरा ही सब कुछ है। ठीक है, ओके। अब अगली चीज, कोई स्पेसिफिक रजिस्ट्रेशन नहीं होता। मतलब क्या है? सीजीएसटी का अलग करो, एसजीएसटी का अलग करो, आईजीएसटी का अलग करो, ऐसा नहीं होता है। आपने एक बार रजिस्ट्रेशन कर लिया तो आप सारे के सारे टैक्सेस में डीम्ड रजिस्टर हो जाते हो। ठीक है, उसके बाद क्या बोलते हैं? सिंगल रजिस्ट्रेशन फॉर स्टेट। हमको पता है कि भैया जो अलग अलग स्टेट्स है, ये देख लो यहाँ पे सेंट्रलाइज रजिस्ट्रेशन नहीं है, मतलब स्टेट वाइज रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन आपको सिर्फ उसी स्टेट में करना है जहां से आप टैक्सेबल सप्लाई करते हो। सिंगल रजिस्ट्रेशन है सारे के सारे टैक्सेस का। ओके, अब सेकंड सवाल आता है, भैया सर आप बताइए कितने रजिस्ट्रेशन करने पड़ेंगे? एक स्टेट में एक रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है। आपकी 4 अलग अलग स्टेट्स में आप 4 टाइप, मतलब 4 स्टेट्स में टैक्सेबल सप्लाई करते हो, तो आपको 4 अलग अलग रजिस्ट्रेशन करवाने पड़ेंगे। अगर आप 4 स्टेट में चारों की चारों स्टेट में टैक्सेबल सप्लाई करते हो, तो आपको 4 अलग अलग रजिस्ट्रेशन करवाने पड़ेंगे। ये क्लियर है, हर स्टेट का अलग अपना जीएसटी रजिस्ट्रेशन रहेगा, ये बात क्लियर है। 1 स्टेट इज इक्वल टू 1 रजिस्ट्रेशन। ठीक है, अब मैंने महाराष्ट्र के अंदर एक रजिस्ट्रेशन करवाया, गुजरात के अंदर एक रजिस्ट्रेशन करवाया, मेरे को 2 जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी है। एंड ये दोनों को जीएसटी के पर्पस के लिए, वैसे तो ब्रांचेस मेरी ही है, बट दोनों को अलग अलग पर्सन, डिस्टिंक्ट पर्सन माना जाएगा। दोनों ब्रांचेस को अलग अलग पर्सन माना जाएगा। मतलब ये अगर इसको कुछ सप्लाई कर रहा है तो जीएसटी लगेगा, ये गुजरात वाली ब्रांच महाराष्ट्र को कुछ सप्लाई कर रही है तो जीएसटी लगेगा। ये हमने सेक्शन 7(1)(c) के पैरा 2 के अंदर देख लिया था, सप्लाई बिटवीन रिलेटेड पर्सन और डिस्टिंक्ट पर्सन। यही वो डिस्टिंक्ट पर्सन है। एक आदमी की 2 ब्रांचेस है अलग अलग स्टेट में, दोनों का जीएसटी नंबर अलग है ना? हाँ। अब अगर वो आपस में सप्लाई कर रहे हैं, चाहे ब्रांच ट्रांसफर हो चाहे स्टॉक ट्रांसफर भी क्यों ना हो, उसको भी सप्लाई माना जाएगा, चाहे विदाउट कंसीडरेशन क्यों ना हो। 7(1)(c) सी फॉर कंसीडरेशन का एक्सेप्शन। अब बात आती है, सर एक स्टेट के अंदर 2 ब्रांचेस रही तो क्या होगा? तो देखो, एक स्टेट के अंदर 2 ब्रांचेस रही तो आप एक ही रजिस्ट्रेशन से काम चला सकते हो। अगर आपने सिंगल रजिस्ट्रेशन लिया है तो कोई भी एक ब्रांच को आपको प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस बताना पड़ेगा, और दूसरी जो ब्रांच है उसको आप बताओगे एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस। ठीक है, ये आपके ऑप्शन पे होता है। जब आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन करने जाते हो तो अगर आपकी मल्टीपल ब्रांचेस है तो आपको पूछते हैं प्रिंसिपल ब्रांच कौन सी है, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस कौन सा है। ठीक है, एक को प्रिंसिपल प्लेस बोलो, दूसरे को एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस बोलो। बट अगर आप चाहते हो कि स्टेट के अंदर 2 अलग अलग ब्रांचेस है, उनका अलग अलग रजिस्ट्रेशन लेना है आपको, तो क्या ये पॉसिबल है? हाँ जी, ये ऑप्शन आपके पास है, बट ये ऑप्शन है, कंपलसरी नहीं है। नॉर्मली एक आदमी एक स्टेट के अंदर एक ही रजिस्ट्रेशन लेता है। ठीक है, बट अगर वो चाहे तो वो सेम स्टेट के अंदर 2 अलग अलग रजिस्ट्रेशन ले सकता है। देखो, महाराष्ट्र के नागपुर शहर में मेरी एक ब्रांच है, पुणे शहर में मेरी दूसरी ब्रांच है। नागपुर में एक ब्रांच है, पुणे में दूसरी ब्रांच है, तो मैं दोनों का मिला के एक रजिस्ट्रेशन लूंगा और पुणे को प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस बताऊंगा और नागपुर को एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस। ऐसे भी चलता है। बट अगर मेरे अंदर खुजली है, मेरे को लग रहा है भैया 2 रजिस्ट्रेशन चाहिए, तो मैं वो केस में नागपुर का अलग रजिस्ट्रेशन लूंगा और पुणे का अलग रजिस्ट्रेशन लूंगा। अब एक सवाल यहां उठेगा
कि सर अगर आपने सेम स्टेट के अंदर दो अलग अलग रजिस्ट्रेशन लिए तो जीएसटी नंबर दोनों के सेम आएंगे क्या? क्योंकि पहले दो डिजिट जो स्टेट कोड के होते हैं वो तो सेम ही रहेंगे। महाराष्ट्र का 27 है तो 27 सेम रहेगा, आपका पैन भी सेम है, तो उसके अंदर जो रैंडम डिजिट होता है चेक करने वाला, चेक सम डिजिट, रैंडम डिजिट अलग हो जाता है, तो वहां पे जीएसटी नंबर अलग ही आएगा। और अगर आपने दो सेम स्टेट के अंदर दो अलग अलग प्रीमाइसेस के अलग अलग रजिस्ट्रेशन लिए हैं तो ये दोनों को भी डिस्टिंक्ट पर्सन माना जाएगा, दोनों भी अलग अलग पर्सन होंगे फॉर द पर्पस ऑफ जीएसटी। डन है? ओके। अब देखो, महाराष्ट्र गुजरात स्टेट वाइज रजिस्ट्रेशन करवाना है। एग्रीगेट टर्नओवर हम ऑल इंडिया बेसिस का कैलकुलेट करेंगे। लिमिट कितनी है? 10 लाख, 20 लाख या 40 लाख? क्या है ये लिमिट का लफड़ा, बताता हूं थोड़ी देर में, ठीक है। अब एक पॉइंट इसमें और भी आएगा, चलो इस पे बात कर लेते हैं। पहले ये पढ़ लेंगे, ये लिखा है यहाँ पे सिंगल रजिस्ट्रेशन, सिंगल जीएसटी रजिस्ट्रेशन फॉर द सेट स्टेट, वन प्लेस एज प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस एंड अदर ब्रांच एज एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस। इस केस में पैरा 3 ऑफ शेड्यूल 1 रेड विथ सेक्शन 71C, मैंने गलती से शेड्यूल 2 कह दिया था शायद, ठीक है ना, वहां पे पैरा 3 एप्लीकेबल नहीं होता है। पैरा 3 एप्लीकेबल नहीं होता है मतलब ये दोनों अलग अलग पर्सन नहीं माने जाएंगे अगर सिंगल रजिस्ट्रेशन लिया तो इनके बीच का जो सप्लाई है वो डिस्टिंक्ट पर्सन के बीच का सप्लाई नहीं कहा जाएगा और उस पे जीएसटी लग ही नहीं सकता क्योंकि सेम आदमी है यार, जीएसटी नंबर सेम है दोनों का। बट अगर आपने सेपरेट रजिस्ट्रेशन लिया है तो दोनों को अलग अलग पर्सन माना जाएगा और एक आदमी दूसरे को जो सप्लाई करेगा उस पर जीएसटी लग सकता है, ठीक है। कंपोजिशन लेवी की बात होती है। कंपोजिशन लेवी में सबको पता है कि रजिस्ट्रेशन जो है वो एक तो आप सारों का नॉर्मल लो, मतलब आपकी जितनी भी ब्रांचेस है उन सब का रजिस्ट्रेशन आप नॉर्मल लेंगे या सबका रजिस्ट्रेशन आप कंपोजिशन लेंगे। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि दो स्टेट में आपने नॉर्मल रजिस्ट्रेशन लिया है और दो स्टेट में आप कंपोजिशन रजिस्ट्रेशन लेना चाहते हो, ऐसे पॉसिबल नहीं है। एक तो सारी की सारी ब्रांचेस को नॉर्मल रजिस्ट्रेशन मिलेगा या सारी की सारी ब्रांचेस को कंपोजिशन रजिस्ट्रेशन मिलेगा। ये बात कहां से? कंपोजिशन डीलर में। कंपोजिशन स्कीम के अंदर मैंने आपको बताया था कि अगर कंपोजिशन स्कीम आप ऑप्ट करते हो वो तो मिलेगा, सबको मिलेगा, नहीं तो किसी को नहीं मिलेगा। अगर कंपोजिशन के लिए एक भी इनएलिजिबल हो जाती है आपकी ब्रांच तो किसी भी ब्रांच को कंपोजिशन स्कीम नहीं मिलेगी। क्लियर है? ओके। उसके बाद ये अगला पॉइंट कहता है कि भैया आदमी वॉलंटरीली रजिस्टर हो सकता है, मतलब ये तो सबको पता होगा कि आपकी लिमिट क्रॉस नहीं हुई है बट आप में खुजली मची है कि मेरे को रजिस्ट्रेशन करवाना है तो आप वॉलंटरीली भी रजिस्टर कर सकते हो। और याद रखना अगर आपने वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन किया तो इन दैट केस आपको जो लिमिट है 10-20 लाख की वो नहीं मिलेगी। मतलब मेरा टर्नओवर 2 लाख का है, मैंने रजिस्ट्रेशन कर लिया तो मेरे को जैसे ही अब 2 लाख के बाद जो मैं सामान बेचूंगा उस पर मेरे को लोगों से जीएसटी कलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। बहुत सारे लोग वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन करते हैं क्योंकि उनके पास आईटीसी ज्यादा होता है, ठीक है ना, मतलब उनके आउटपुट से ज्यादा इनवर्ट सप्लाई होते हैं। कुछ तो जुगाड़ रहता है, जुगाड़ नहीं है, नॉर्मली भी हो सकता है, ठीक है। एंड एक और बात बोलते हैं कि भैया अगर आप एसईजेड यूनिट या डेवलपर हो या फिर आप इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर हो तो आप सेम स्टेट के अंदर भी रहे ना तो भी आपको सेपरेट रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। क्या होता है ये मैं समझाता हूं आपको। देखो मैंने आपको बोला है कि सेम स्टेट के अंदर दो ब्रांचेस रही तो आपको सिंगल रजिस्ट्रेशन से काम चल जाएगा। अब महाराष्ट्र के अंदर ही मेरा एक ब्रांच है वर्धा में जो कि नॉर्मल डोमेस्टिक टैरिफ एरिया में आता है और दूसरा ब्रांच है नागपुर में और ये नागपुर के एसईजेड मिहान के अंदर आता है, सेज मिहान के अंदर आता है, ठीक है। अब ये ब्रांचेस तो मेरी सेम स्टेट में है, दो ब्रांचेस है मेरी, दोनों सेम स्टेट में, तो आपका बोलना ऐसा आएगा कि सर सिंगल रजिस्ट्रेशन से काम चल जाएगा, बट नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि ये एसईजेड में है नागपुर का यूनिट, नागपुर का जो मेरा यूनिट है दैट इज लोकेटेड इन एसईजेड, तो मेरे को इसका अलग रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, इसका मेरे को सेपरेट रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। हाँ जी, इसका सेपरेट रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा और इसका तो रजिस्ट्रेशन लेना ही पड़ेगा। मतलब सेम स्टेट के अंदर आपकी दो रजिस्ट्रेशन लेनी पड़ेंगे अगर आपकी एक नॉर्मल ब्रांच है डोमेस्टिक टैरिफ एरिया में और दूसरी एसईजेड में ब्रांच है। क्लियर है? ओके। वैसे एक और कॉन्सेप्ट आता है आईएसडी का, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर।
इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर क्या होता है? देखो, एक बहुत बड़ी आपकी जगह है जहां पे सारा का सारा इनवर्ट सप्लाई आता है। तो हर जगह इनवर्ट सप्लाई आता है, मतलब जो जीएसटी पेएबल है वो ये लोग जीएसटी पे कर रहे हैं, तो इनके पास सारा का सारा आईटीसी पड़ा है। ठीक है, ये ब्रांच में मेरा पूरा का पूरा जीएसटी पे हो रहा है, यहाँ पे सारे परचेस करके मैं ले आता हूँ। ठीक है, और उसके बाद मैं क्या करता हूँ, मैं जो गुड्स या सर्विसेज है मेरे पास, वो मेरी अलग अलग ब्रांचेस है B1, B2, B3 और B4, इसके अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूं और ये लोग बाहर सेल करते हैं। अब बाहर ये लोग जब सेल करते हैं तो इनको जो जीएसटी कलेक्ट होता है, पूरा का पूरा आउटवर्ड सप्लाई ये ब्रांचेस से होता है, पूरा का पूरा आउटवर्ड सप्लाई ये ब्रांचेस से होता है। तो ये ब्रांचेस को जो आउटवर्ड जीएसटी गवर्नमेंट को पेएबल है, वो पेएबल है इन ब्रांचेस द्वारा, वो पेएबल है इन ब्रांचेस द्वारा, और सारा का सारा आईटीसी पड़ा है यहां पे। तो यहां अपन क्या करते हैं, इसको बना देते हैं आईएसडी, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर। और ये यूनिट क्या करता है, जितना इसके पास आईटीसी पड़ा है वो सब में डिस्ट्रीब्यूट करता है। अब किस प्रपोर्शन में डिस्ट्रीब्यूट करता है वो आईएसडी की ट्रीटमेंट अपन पढ़ेंगे, वो सीए इंटर में नहीं है, सीएस एग्जीक्यूटिव में नहीं है, सिर्फ सीएमए इंटर में है, वो भी ऊपर ऊपर से। तो मैं सीएमए इंटर वालों के लिए अलग से एक वीडियो बनाकर डाल दूंगा। सीए सीएस सीएमए का जो कॉमन पार्ट है वो मैं यहां पे बता रहा हूं आपको। ठीक है, आईएसडी की जो ये इनपुट्स पड़ी है, आईटीसी पड़ी है, वो सब में डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। क्या क्या प्रोपोर्शन में होता है वो अपन बाद में देखेंगे, उसको अभी छेड़ते नहीं है। तो ये आईएसडी जो इनपुट आईटीसी को डिस्ट्रीब्यूट करता है, जो आईटीसी को डिस्ट्रीब्यूट करता है, इसके लिए आपको एक अलग से रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, सेपरेट रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड है। आईटीसी और एसईजेड चाहे सेम स्टेट में भी क्यों ना हो, इसके लिए सिंपल सेपरेट रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड रहेगा। ठीक है, ओके। अब ये वाला एग्जांपल है, महाराष्ट्र, एक डोमेस्टिक टैरिफ एरिया में, एक एसईजेड में, एसईजेड का सेपरेट रजिस्ट्रेशन आपको लेना पड़ेगा। ठीक है, चलो इसको पढ़ते हैं। सेपरेशन फॉर एसईजेड यूनिट और डेवलपर एंड आईटीसी इवन इन सेम स्टेट। ठीक है, अब रजिस्ट्रेशन लेने से फायदे क्या होते हैं, आप आईटीसी ले सकते हो, जो आपने परचेसेस करी है उस पे जो आपने जीएसटी दी है उसका आप आईटीसी इनपुट टैक्स क्रेडिट बुक कर सकते हो, और सेम ही आईटीसी आप पास ऑन कर सकते हो आगे। आप जीएसटी कलेक्ट कर सकते हो लोगों से, मतलब आईटीसी पास ऑन कर सकते हो, मतलब आपको जिसने जीएसटी पे करा है, अरे आप परचेस करोगे तो आप लोगों को जीएसटी पे करोगे, तो जो जीएसटी आपने पे करा है उस पे आप क्रेडिट बुक करोगे। सिमिलरली आपसे जो बंदा परचेस करेगा उसको भी क्रेडिट बुक कर सकता है। अगर किसी ने अनरजिस्टर्ड आदमी से परचेस करा तो अनरजिस्टर्ड आदमी जीएसटी नहीं लगाएगा, तो आईटीसी बुक करने की बात ही नहीं आती है। समझ रहे हो क्या? ओके, वो आईटीसी ले सकते हैं एंड यूटिलाइज कर सकते हैं पेमेंट के लिए। ये गवर्नमेंट बिल्स विल स्टैंडर्ड्स के लिए वही अप्लाई कर सकते हैं, इसको काट दो, कोई खास काम करिए। ये यहाँ पे मैंने डिटेल में बताया है डिस्टिंक्ट पर्सन और एस्टैब्लिशमेंट ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन का मतलब क्या होता है। जब एक आदमी एक से ज्यादा रजिस्ट्रेशन लेता है सेम स्टेट में या सेम यूनियन टेरिटरी में, या एक से ज्यादा स्टेट में, मतलब मल्टीपल स्टेट में मल्टीपल रजिस्ट्रेशन है, तो जो डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस है उनको डिस्टिंक्ट पर्सन माना जाता है इन रिस्पेक्ट ऑफ ईच रजिस्ट्रेशन। ठीक है, एक आदमी एज अनदर ब्रांच, तो उसको डिस्टिंक्ट पर्सन की एस्टैब्लिशमेंट मानी जाती है। मतलब एक आदमी है, उसका एक रजिस्ट्रेशन महाराष्ट्र में, दूसरा उसका रजिस्ट्रेशन है गुजरात में, तो महाराष्ट्र का ब्रांच और गुजरात का ब्रांच एस्टैब्लिशमेंट ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन माना जाएगा, जबकि है तो एक्चुअली एक का ही, बट क्योंकि इनका जीएसटी नंबर अलग है, क्योंकि सेपरेट रजिस्ट्रेशन है तो जीएसटी नंबर अलग रहेगा, तो जीएसटी नंबर अगर इनका अलग है तो इसको अलग अलग लोग माने जाते हैं। इतनी सिंपल सी बात है, डन है, ओके। अब कुछ रेलेवेंट डेफिनेशंस जो अपने को काम में आने वाली। प्लेस ऑफ बिजनेस मतलब क्या, जहां से आप बिजनेस ऑर्डिनरीली कैरी आउट करते हो। इसके अंदर आपका वेयर हाउस, गोडाउन भी आ जाता है, जहां पे कोई अगर जगह है जहां पे आप गुड्स को रिसीव करते हो या स्टोर करते हो, वो भी जगह को प्लेस ऑफ बिजनेस मानते हैं। जहां आप अपने बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करते हो उसको भी प्लेस ऑफ बिजनेस मानते हैं। जहां आप नहीं, आपका एजेंट काम कर रहा है, वो भी आपकी प्लेस ऑफ बिजनेस कहलाती है। ठीक है, ओके। फिक्स्ड एस्टैब्लिशमेंट मतलब जहां पे आप एक सफिशिएंट डिग्री ऑफ परमानेंसी के साथ में काम करते हो, सिंपल, ओके। प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस मतलब आपने जो अपने रजिस्ट्रेशन करते वक्त बताया है कि मेरी पुणे की जो बिजनेस की प्लेस है ये प्रिंसिपल प्लेस है, वही आपकी प्रिंसिपल प्लेस हो जाएगी जो आपने अपने
रजिस्ट्रेशन करते वक्त बताया हुआ है। रजिस्टर्ड पर्सन मतलब वो आदमी जिसने रजिस्ट्रेशन ले रखा है सेक्शन 25 के तहत। बट याद रखना इसके अंदर यूआईएन यूनिक आइडेंटिटी नंबर वाले लोग नहीं आते। यूनिक आइडेंटिटी नंबर वाले लोग कौन रहते हैं? ये फॉरेन डिप्लोमेट्स वगैरह रहते हैं जो सिर्फ और सिर्फ रिफंड क्लेम करने के लिए रजिस्ट्रेशन लेते हैं, तो इनको रजिस्टर्ड पर्सन में नहीं डालेंगे। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन, सीटीपी एनआरटीपी, इसका मतलब क्या होता है? कैजुअल टैक्सेबल पर्सन मतलब एक आदमी जो इंडिया का है, एनआरटीपी मतलब नॉन रेसिडेंट, ठीक है। सीटीपी मतलब कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, एनआरटीपी मतलब नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन, ठीक है। दोनों लोग बाहर से दूसरे जगह आते हैं, जहां ये धंधा कर रहे हैं ना वहां के ये नहीं है। जैसे सीटीपी, अगर मैं समझ लो महाराष्ट्र को, ठीक है, अब मेरे को लग रहा है उत्तर प्रदेश में कोई एग्जीबिशन चल रहा है जहां मेरे को 10 दिन के लिए जाना है, तो अब मैं उत्तर प्रदेश में 10 दिन के लिए जाके धंधा कर नहीं सकता क्योंकि मेरे पास जीएसटी नंबर नहीं है। और 10 दिन के लिए मेरे को जाना है, उसके लिए मेरे को जीएसटी का रजिस्ट्रेशन परमानेंट उत्तर प्रदेश का करना पॉसिबल नहीं है, सेंस नहीं बनता। नहीं तो हर बार, हर महीने, हर क्वार्टर में वहां के कंप्लायंसेस करने पड़ेंगे। तो मेरे को एक सुविधा दी गई है कि अगर आप अपनी जगह से अलग कहीं और जाके ओकेजनली, क्या लिखा है? ओकेजनली, अरे ओकेजनली वहां गुड्स या सर्विसेज को सप्लाई करना चाहते हो जहां आपका फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं है, तो आप नॉर्मल रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है, आप सीटीपी का रजिस्ट्रेशन ले लो। नॉर्मल रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है, आप सीटीपी कैजुअल टैक्सेबल पर्सन का रजिस्ट्रेशन ले लो। सीटीपी में क्या होता है? मैक्सिमम 90 दिन का और 90 दिन का एक्सटेंशन, मतलब मैक्सिमम 180 डेज का आपको रजिस्ट्रेशन मिल सकता है। इसके लिए कोई अलग फॉर्म नहीं होता। जब आप रजिस्ट्रेशन करते हो वही आपको एक ऑप्शन आ जाता है कि भी आप सीटीपी बनना चाहते हो क्या। एज अ सीटीपी अगर आप रजिस्ट्रेशन करना चाहते हो तो आपको जब आप बिजनेस चालू करने वाले हो उसके 5 दिन पहले रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। प्लस जो भी आपकी टैक्स लाइबिलिटी आने वाली है नेट ऑफ आईटीसी, जो भी आपकी टैक्स लाइबिलिटी आने वाली है नेट ऑफ आईटीसी, वो आपको एडवांस में जमा करवानी पड़ती है। हाँ जी, बाकी लोगों को जो नॉर्मल रजिस्ट्रेशन वाला है उसको तो 1 महीने बाद जमा करवाना पड़ता है, बट जो सीटीपी है उसको पूरे के पूरे जितने भी दिन के लिए वो रजिस्ट्रेशन चाहता है, जो कि मैक्सिमम 180 हो सकता है, उसके लिए उसको एडवांस में पैसा जमा करवाना पड़ता है। क्लियर है? ओके। इसके बाद एनआरटीपी कौन है? ये भी वही आदमी है जो कभी ओकेजनली आया है इंडिया के अंदर सामान बेचने, बट बट यहां पे ये बंदा तो बाहर से आया है, ठीक है। तो अगर मान लो सीटीपी है, जैसे मैं अगर उत्तर प्रदेश में जाके बिजनेस करना चाहता हूं तो मेरे पास इंडिया का पैन तो होगा और पैन बेस्ड रजिस्ट्रेशन है, तो मेरे को उस पैन के बेसिस पे रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा, ठीक है। बट कोई एनआरटीपी नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन है जिसका इंडिया में कोई फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं है, ना वो इंडिया में रहता है, बाहर से आया हुआ है, तो उसके पास पैन तो होगा नहीं। फिर उसको आप बोल रहे हैं रजिस्ट्रेशन ले ले तू एनआरटीपी का, और एनआरटीपी के लिए अलग फॉर्म होता है, इसके लिए फॉर्म अलग होता है। सीटीपी के लिए अलग फॉर्म नहीं होता, लिख के रख दो, सीटीपी के लिए अलग फॉर्म नहीं होता, बट इसके लिए अलग फॉर्म होता है। और ये बंदे को अपने पासपोर्ट के बेसिस पे, पैन नहीं रहता इसके पास, इसके पासपोर्ट के बेसिस पे इसका रजिस्ट्रेशन हो जाता है, ठीक है। और दोनों सीटीपी और एनआरटीपी कंपोजिशन स्कीम नहीं ले सकते, हम जानते हैं ये बात। डन है? ओके, ये देख लो एक बार। उसके बाद एग्रीगेट टर्नओवर में क्या आता, ये एक बार लिख दिया है फिर से। Aggregate turnover includes total turnover of all units or branches of a person with same PAN and it is computed on all India basis. इसमें दो चीजें ध्यान में रखने वाली है कि अगर एजेंट आपके बिहाफ पे कोई सप्लाई कर रहा है, ठीक है, तो वो एजेंट के टर्नओवर में ऐड हो जाएगा। मतलब मैं किसी का एजेंट हूं, ठीक है, मैं किसी का एजेंट हूं और मैं उसके बिहाफ पे 5 लाख का सेल कर रहा हूं, तो ये 5 लाख मेरे टर्नओवर में भी ऐड होंगे, ठीक है। और जॉब वर्कर का ऐड नहीं होगा टर्नओवर में। जॉब वर्कर जो मेरे बिहाफ पे सप्लाई कर रहा है वो जॉब वर्कर प्रिंसिपल के ही बिहाफ पे होता है, जॉब वर्कर के टर्नओवर में ऐड नहीं होता। ये कब होता है ये जॉब वर्कर में बताऊंगा, ठीक है। जॉब वर्कर भी आपको बस इतना ही नाम दे रखा है, बाकी इसका डिटेल फाइनल में आएगा। सीएस वालों को, सीएमए वालों को है छोटा सा पार्ट, वो छोटा सा पार्ट में 5-10 मिनट का अलग से रिकॉर्ड करके डाल दूंगा, जबरदस्ती यहाँ पे उसको घसने की जरूरत नहीं है अपने को, ठीक है। ओके, यस। अब अगली चीज रजिस्ट्रेशन, अब आएगा मजा।
अब आएगा मुन्ना मजा, रुक जाइए 1 मिनट। हाँ देखो भाई, ये है अपने चार्ट्स। नॉर्मल लोगों के लिए जीएसटी की लिमिट है 20 लाख रुपए। नॉर्मली जीएसटी की लिमिट कितनी है? 20 लाख। अब जब जीएसटी के लिमिट के बारे में बात कर रहे थे, जब जीएसटी काउंसिल की बात चल रही थी, जीएसटी काउंसिल ही रेकमेंड करता है सबको, बराबर। अरे जीएसटी काउंसिल के फंक्शंस में ही है कि लिमिट फॉर रजिस्ट्रेशन रेकमेंड करना। अब ये 4 स्टेट्स, ऐसी 7-8 स्टेट्स है जो स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स है ना। स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स के पास में कुछ स्पेशल राइट्स होते हैं। जैसे ये लोग अपने लिए एग्जम्पशंस कभी कभी डिसाइड कर सकते हैं, ये लोग अपने लिए जीएसटी रजिस्ट्रेशन का लिमिट डिसाइड कर सकते हैं। मतलब इनको पूछा गया, क्योंकि ये छोटी छोटी स्टेट्स है, यहाँ पे धंधा करना बहुत मुश्किल है, ठीक है। तो अगर यहाँ की स्टेट्स को अपन ने 20 लाख की लिमिट दिया ना, तो बहुत कम लोग ऐसे रहेंगे जो रजिस्ट्रेशन करेंगे, बहुत कम लोग ऐसे रहेंगे जो रजिस्ट्रेशन करेंगे, और उस चक्कर में उस स्टेट गवर्नमेंट का नुकसान हो जाएगा। तो इसलिए MMT@नागालैंड, MMT@नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा और नागालैंड। अब मैं ना कंफ्यूज हो जाता हूं हमेशा इसमें। MMM, ट्रिपल एम बताया भाई मैंने, मयूर मुरलीधर मुंदड़ा मेरा दोस्त है, ठीक है। ट्रिपल एम मतलब मणिपुर, मेघालय और मिजोरम, ठीक है। मणिपुर, मेघालय और मिजोरम, ये 3 में से 2 आ रहे हैं यहाँ पे, 3 में से 2 आ रहे हैं यहाँ पे, तीसरा नहीं आ रहा। तो मेरा नॉनसेंस लॉजिक तुमको पता है, तुमको पता तो है लॉजिक तो अपने नॉनसेंस ही होते बट याद रहते। तो मैं हमेशा सोचता हूँ यार कौन सा वाला एम नहीं आता, फिर मैंने याद रख रखा है कि एम से मेघालय, मेघा मेरी दीदी का नाम है, तो मैंने ये इस तरीके से याद रखा है कि भैया ये डबल एम में मेरी मेघा दीदी नहीं आती। तो 3 है, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, मेरी दीदी इसमें नहीं आती, मतलब मणिपुर और मिजोरम ये 2 एम है, और टी मतलब त्रिपुरा, एन मतलब नागालैंड। MMT से आपने नागालैंड की बुकिंग करा, 10 लाख रुपए की लिमिट है इनके लिए। इनके लिए हमेशा लिमिट 10 लाख की है, चाहे ओनली गुड्स के सप्लायर हो, चाहे ओनली सर्विसेज के सप्लायर हो, या चाहे गुड्स और सर्विस दोनों के सप्लायर हो, एंड सर्विस। हमेशा MMT@नागालैंड आंख बंद करके 10 लाख की लिमिट डाल देना, हमेशा, ऑलवेज, ठीक है। ओके, अब देखो MMT@नागालैंड 10 लाख, बाकी लोगों को 20 लाख, ठीक है। पहले एक बार इसमें से पढ़ लेते क्योंकि ये सिंपल है समझने के लिए। MMT@नागालैंड वालों को 10 लाख, बाकी लोग के लिए 20 लाख की लिमिट है, ठीक है। अब एक नोटिफिकेशन आ गया था, नोटिफिकेशन नंबर 10/2019। ये कहता है कि अगर आप एक्सक्लूसिव सप्लायर ऑफ गुड्स हो, आप सिर्फ और सिर्फ गुड्स सप्लाई करते हो, तो आपके लिए लिमिट बढ़ा के 40 लाख कर देंगे भैया। आप अगर सिर्फ गुड्स सप्लाई करते हो तो आपके लिए लिमिट हो जाएगी 40 लाख, आपके लिए लिमिट हो जाएगी 40 लाख। बट ये जो नोटिफिकेशन है कुछ कुछ लोगों को एप्लीकेबल नहीं होता। जैसे अगर आप सेक्शन छोड़ दो, सेक्शन छोड़ दो, जैसे आपको अगर कंपलसरी रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है, कंपलसरी रजिस्ट्रेशन कब करवाना पड़ता है? जब आप इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स करते हो, और मतलब अगर आप इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स करते हो तो आपको रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी है। अब कंपलसरी है, फिर आप सिर्फ गुड्स सप्लाई करते हो तो भी आपको 40 लाख की लिमिट मिलेगी क्या? अरे भैया इंटर स्टेट करवा रहा है यार, कंपलसरी रजिस्ट्रेशन है, कोई लिमिट ही नहीं है, तो उसको कहां से 40 लाख की लिमिट मिलेगी? तो कुछ कुछ लोग ऐसे हैं जिनके लिए नोटिफिकेशन नंबर 10/2019 इज नॉट एप्लीकेबल, मतलब इनको 40 लाख की लिमिट नहीं मिलेगी, ठीक है। जिसमें पहला आता है जिनको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है, सर इनको कंपलसरी है, कोई लिमिट ही नहीं है। दूसरे आते हैं इसमें जिनने अपनी ही पाव पे गुलाड़ी मार रखी है, वॉलेंटरी रजिस्ट्रेशन कर रखा है, इसको काय को लिमिट चाहिए भैया, हमने थोड़ी बुलाया, तू खुद आके बोला आओ 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 ले लो मेरी, ले ली है, ठीक है। अगर स्पेसिफाइड गुड्स का सप्लायर है, स्पेसिफाइड गुड्स में क्या क्या आता है? टोबैको, आइसक्रीम और एडिबल आइस के प्रोडक्ट, पान मसाला, यही पान मसाला कॉमा नहीं है, गलती से आ गया, टोबैको प्रोडक्ट्स, फिर एरेटेड वाटर्स, सोडा वोडा बेचते हो आप, ठीक है, जिसमें हवा, पानी में हवा डाल के प्रेशर क्रिएट करके सोडा बन जाता है, ठीक है, उसको मिला के फिनिश कर दो। और पांचवा है टाइल्स, ये फ्लाई ऐश नहीं नहीं रुको, ब्रिक्स एंड टाइल्स है, ठीक है।
ब्रिक्स एंड टाइल्स। मैं आपको एक और चीज बताता हूँ इसमें, ब्रिक्स एंड टाइल्स में ना सारी की सारी ब्रिक्स और सारी की सारी टाइल्स नहीं आती है। फ्लाई ऐश ब्रिक्स, फिर उसके अंदर दिया है इसके अंदर इतना कंपोनेंट इसका होना, इसका कंपोनेंट उतना होना, वो आप याद नहीं रख सकते हो। आप बस इतना याद रख लो, ब्रिक्स ईंटें और टाइल्स नहीं आती है, वॉल टाइल्स आती है उसके अंदर, पर वॉल टाइल्स वालों को मिल जाता है। ये बहुत सारी चीजें अंदर अंदर की है, उतना याद नहीं रखना है, उतना याद रहता ही नहीं बच्चे को। वो प्रैक्टिकलिटी में जिस आदमी को कंसल्टेंसी देनी है उसको याद होना चाहिए, आपको उसकी जरूरत नहीं है। आप 5 चीजें याद रखो, आइसक्रीम, पान मसाला, टोबैको, एरेटेड वाटर, सोडा और ब्रिक्स एंड टाइल्स, खत्म। ओके, इनके सप्लायर को ये 40 लाख की लिमिट नहीं लगती है, इनके सप्लायर को 40 लाख की लिमिट नहीं लगती है। सप्लायर इन फॉलोइंग स्टेट, एमएमटी एट द रेट नागालैंड वाले तो पहले ही बोल दिए भैया हम तो 10 लाख वाले हैं, हमारा विषय खत्म। उसके बाद में 6 और स्टेट है, 6 और स्टेट है जिनको 20 लाख की लिमिट है, जिनको ये 40 लाख की लिमिट नहीं मिलती है। यूके, अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश नहीं है ये, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। यूके, अरुणाचल प्रदेश नहीं है, आंध्र प्रदेश। सर आंध्र प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश, एक बार देख लेते हैं, अब आएगा मजा। क्या है? मैं कंफ्यूज हो जाता हूं, आंध्र प्रदेश होगा। आंध्र प्रदेश क्यों कंफ्यूज होते पता है? क्योंकि यहां पे तेलंगाना है। बोले सर तेलंगाना के साथ में आंध्र प्रदेश पास पास में है ना, इसलिए हमको लगा कि आंध्र प्रदेश होगा, फड़ के से मारूंगा एक। ठीक है, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, सिक्किम, मेघा दीदी इधर आ गई, ठीक है। मेघालय, सिक्किम, त्रिपुरा, पुदुचेरी, ये 6 स्टेट्स को याद रखने पड़ेंगे। ये 6 स्टेट्स को 20 लाख की लिमिट है, इसको 40 लाख की लिमिट नहीं मिलती। इस पे क्वेश्चन भी बनाएंगे अपन अभी। डन है? ओके, देख लो, लिख लो इसको, लिख लो इसको, इसको लिख लो, पॉज करके लिख लो, ठीक है। अरे पॉज करो, लिखो यार, ये इतना सिंपल बुक में नहीं मिलेगा, लिख लो, स्टिकी नोट पे लिख के चिपका देना चार्ट पे, ठीक है। ओके, और अगर वीडियो देख रहे हो कमेंट करो कैसा लग रहा है, मजा आ रही होंगी तो भी कमेंट करो, मजा नहीं आ रही होंगी तो कमेंट करो, अगली बार और मजा देने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अब यहां पे मैंने थोड़ा सा उसका एनालिसिस कर रखा है। एमएमटी एट द रेट नागालैंड को छोड़ के बाकी लोग की बात करिए, क्योंकि एमएमटी एट द रेट नागालैंड को तो 10 लाख की लिमिट है, विषय खत्म। अब एमएमटी एट द रेट नागालैंड के अलावा जो बाकी लोग हैं, अगर वो सिर्फ सर्विस सप्लाई कर रहे हैं या फिर गुड्स एंड सर्विस सप्लाई कर रहे हैं, तो उनके लिए लिमिट कितनी है? 20 लाख। एमएमटी एट द रेट नागालैंड वालों के लिए 10 लाख। एमएमटी एट द रेट नागालैंड को छोड़ के जो बाकी लोग हैं, वो सिर्फ सर्विस सप्लाई कर रहे हैं, 20 लाख की लिमिट। गुड्स एंड सर्विस दोनों सप्लाई कर रहे हैं, उनको भी 20 लाख की लिमिट है। और जो लोग सिर्फ और सिर्फ गुड सप्लाई कर रहे हैं, एमएमटी एट द रेट नागालैंड को छोड़ के बची हुई स्टेट में जो लोग सिर्फ और सिर्फ गुड सप्लाई कर रहे हैं, उनके लिए नोटिफिकेशन नंबर 10/2019 एप्लीकेबल है, और उनको लिमिट होगी 40 लाख। बट अगेन 40 लाख में ये लोग को छोड़ के कंपलसरी रजिस्ट्रेशन, वॉलेंटरी रजिस्ट्रेशन, आइसक्रीम, टोबैको, पान मसाला, एरेटेड वाटर्स, ब्रिक्स एंड टाइल्स, और ये आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड, मेघालय, सिक्किम, तेलंगाना, पुदुचेरी, इनके लिए कितनी लिमिट हो जाएगी? 20 लाख। इनको 40 नहीं मिलती, मतलब कितना मिलेगा? इनको 20 मिलेगा। ये तो बाकी तो सब ठीक है, डन। ओके, ये बना लो आप। अगेन आई वुड रिकमेंड कि बना लीजिए, वीडियो पॉज करके बना लीजिए। ये छोटा है तो इसके लिए फुल स्क्रीन कर देता हूं, पॉज करके बना लीजिए, फिर आगे कंटिन्यू करिए। चलिए, उम्मीद करता हूं आप लोगों ने लिख लिया होगा। आते हैं अब एक बार टेक्स्ट पढ़ लेते हैं क्या कहता है। एग्रीगेट टर्नओवर 20 लाख से ज्यादा रहना चाहिए। हर सप्लायर जिसका एग्रीगेट टर्नओवर करंट ईयर में 20 लाख से ज्यादा हुआ, वो रजिस्ट्रेशन करवाएगा उसी स्टेट में जहां से वो टैक्सेबल सप्लाई करता है। याद रखना, उसी स्टेट में आपको टैक्सेबल रजिस्ट्रेशन करवाना है जहां से आप टैक्सेबल सप्लाई करते हो, ठीक है। एमएमटी एट द रेट नागालैंड वालों के लिए 10 लाख की लिमिट है, ये भी लिखा है। नोटिफिकेशन नंबर 10/2019 बताया है कि भैया अगर आप एक्सक्लूसिव सप्लाई ऑफ गुड्स में हो तो आपके लिए लिमिट 40 लाख की हो जाएगी, बट आइसक्रीम, पान मसाला, टोबैको प्रोडक्ट और फ्लाई ऐश ब्रिक्स में ये नॉट एप्लीकेबल है। उसके बाद में नोटिफिकेशन नंबर 10/2019 इन लोग को एप्लीकेबल नहीं है, जिनका कंपलसरी रजिस्ट्रेशन है, वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन है, ये लोग ये प्रोडक्ट बेचते हैं, इंट्रास्टेट सप्लाई कर रहे हैं। सर यहां इंट्रास्टेट सप्लाई लिखा है आपने, क्यों? अबे अगर इंटर कर रहे हैं तो ऊपर में आ जाएंगे ना,
इन स्टेट्स के अंदर अगर आप सिर्फ इंट्रा कर रहे हो तो यहां होंगे, नहीं तो ऊपर आओगे, समझे? ओके। इसके अंदर एक बहुत शानदार चीज दे रखी है, ये लिख रखा है मैंने यहां पे सारा का सारा डिटेल में। ये लास्ट वाला पॉइंट देखो क्या बोलोगे। अब हमने क्या बोला, हमने बोला कि भैया आप अगर सिर्फ और सिर्फ गुड्स का सप्लाई करते हो, आप अगर सिर्फ और सिर्फ गुड्स का सप्लाई करते हो तो आपको 40 लाख की लिमिट है। अब हो सकता है कोई सप्लायर है जो ऐसे छुट्टू मुट्टू सर्विसेज देता है, या फिर छुट्टू मुट्टू सर्विसेज कौन सी? डिपॉजिट, अपना पैसा। मैंने एक क्लास में बताया था आपको, कहा बताया था? कंपोजिशन स्कीम में बताया था एग्रीगेट टर्नओवर करते वक्त, कि भैया जो इंटरेस्ट वाली सर्विसेज है उनको सर्विस मानना ही नहीं है, उसको इग्नोर मार देना है। क्यों? क्योंकि लॉजिक मैंने बता रखा है कि भैया आदमी के पास पैसा एक्स्ट्रा पड़ा है, उसने किसी को बैच पे दे दिया और उससे उसको ब्याज आ रहा है, तो आप ये नहीं बोल सकते भैया तू तो टैक्सेबल सर्विस सप्लाई कर रहा है। तो ये जो सर्विस सप्लाई कर रहा है बाय वे ऑफ एक्सटेंडिंग डिपॉजिट, लोन्स और एडवांसेस, इसको मानना ही नहीं है, ये इसको फिटूस कर दो, गायब कर दो, दिख भी गई तो अगर कोई आदमी जो सिर्फ गुड सप्लाई करता है वो ये भी सर्विस दे रहा है, कौन सी सर्विस? सर्विस ऑफ एक्सटेंडिंग लोन्स, डिपॉजिट्स और एडवांसेस, जिसके बदले उसको इंटरेस्ट मिल रहा है, तो इसको इग्नोर मार दो, देख के अनदेखा कर दो, मैंने तो देखा ही नहीं तुम्हें, ऐसा। ठीक है, ओके। अब आगे फालतू की चीज है, अगर जो आदमी एग्जिस्टिंग लॉ में रजिस्टर्ड था, आईडीटी में, सर्विस टैक्स वगैरह में, उसको अपने आप रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, ये बहुत बाबा आदम के जमाने की बात हो गई। अगला पॉइंट बोलता है आपने अगर अपना बिजनेस ट्रांसफर करा, तो भैया अब मैंने अगर मेरा बिजनेस आपको ट्रांसफर कर दिया तो आप अब इसको चलाओगे, पर मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर अलग था, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर अलग रहेगा। क्यों अलग रहेगा? क्योंकि मेरा पैन अलग है, आपका पैन अलग है, तो आपको अलग से रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। और सर जो आईटीसी वाईटीसी है वो आईटीसी में आपको ट्रांसफर कर सकता हूं, अपन ने देख रखा है आईटीसी में कैसे ट्रांसफर होता है। मैं अपने पोर्टल से आपके पोर्टल पे ट्रांसफर करूंगा, आपके पास आएंगी, वो रिक्वेस्ट आपको एक्सेप्ट करना है, आपके पोर्टल में आ जाएगा। अमालगमेशन डीमर्जर हुआ तो अगेन सेम थिंग, बिजनेस रीऑर्गेनाइजेशन हो रहा है तो आदमी बदलेगा तो नया रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। डन है, ओके। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ना मैंने पूरा का पूरा ये टेबल के अंदर मैंने पूरा का पूरा समरी दे रखा है कि लिमिट फॉर रजिस्ट्रेशन क्या रहेगा। नॉर्मल स्टेट है, अदर देन स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स अंडर कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब पुदुचेरी तेलंगाना, ये नॉर्मल स्टेट्स आती है, और जो बाकी स्टेट्स है। अब जो इसमें भी सर नॉर्मल स्टेट में दो क्लासिफिकेशन क्यों करे? क्योंकि पुदुचेरी तेलंगाना वाले फुद्दू लोग हैं, इनने कर रखा है 20 लाख रुपए चाहिए हमको, 20 लाख गुड्स के लिए भी, तो इनके लिए गुड्स, सिर्फ गुड्स सप्लाई कर रहे हो, एक्सक्लूसिवली गुड्स सप्लाई कर रहे हो तो भी 20 लाख की लिमिट है, सर्विस या दोनों सप्लाई कर रहे हो तो भी 20 लाख की लिमिट है। ओनली सर्विस 20 लाख, गुड्स और सर्विस 20 लाख, सॉरी गुड्स एंड सर्विस 20 लाख, ओनली गुड्स तो भी 20 लाख, क्योंकि इनको नोटिफिकेशन नंबर 10/2019 एप्लीकेबल ही नहीं होता। बट जो अदर स्टेट्स हैं वो अगर सिर्फ गुड्स सप्लाई कर रहे हैं तो 40 लाख की लिमिट है, बट सर्विस सप्लाई कर रहे हैं 20 लाख, गुड्स एंड सर्विस दोनों सप्लाई कर रहे हैं तो नोटिफिकेशन नंबर 10/2019 नहीं लगेगा, 20 लाख की लिमिट है। ठीक है, MMT अरे कुछ भी कर भाई, 10 लाख है, खत्म विषय। आंध्र प्रदेश नहीं, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मेघालय, सिक्किम, इनको 40 लाख का नहीं मिलता, 20 लाख, और यहाँ पे 20 लाख। जो बाकी स्टेट्स है, जम्मू कश्मीर, आसाम और हिमाचल प्रदेश, इनको 40 लाख की लिमिट है और इधर 20 लाख की लिमिट है। ठीक है, इतना दिमाग के अंदर फिट होना है, इसका एक क्वेश्चन बने हुआ है, याद रखना। ठीक, ओके। कमिंग ऑन टू द लास्ट पेज ऑफ द कॉन्सेप्ट्स, आपको मजा आ रहा होगा। कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन किनको करवाना पड़ता? अगर आप इंटरस्टेट सप्लाई कर रहे हो गुड्स का, अगर आप इंटरस्टेट सप्लाई कर रहे हो गुड्स का तो आपको कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन करना पड़ता। बट यहां पे लिख रहे ना हैंडीक्राफ्ट, नो कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन। हैंडीक्राफ्ट गुड्स अगर आप सप्लाई करते हो हाथ से बनाए हुए, तो वो केस में अगर आप देखो इंटरस्टेट सप्लाई नॉर्मल गुड्स का कर रहे हो तो रजिस्ट्रेशन कंपल्सरी, बट अगर हैंडीक्राफ्ट गुड्स का इंटरस्टेट सप्लाई कर रहे हो तो रजिस्ट्रेशन कंपल्सरी नहीं है। मैंने क्या बोला? कंपल्सरी नहीं है, रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा बट लिमिट बेस्ड, अगर आपका टर्नओवर 10 लाख 20 लाख से ज्यादा जाता है तो। ठीक है, ओके। सर्विसेज सप्लाई कर रहे हो तो भी कंपल्सरी नहीं है, मतलब आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट में सर्विसेज सप्लाई कर रहे हो तो रजिस्ट्रेशन कंपल्सरी नहीं है, उसमें भी आपको 10-20 लाख की लिमिट मिलेगी। सीटीपी जो टैक्सेबल सप्लाई कर रहा है, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, उसको रजिस्ट्रेशन कंपल्सरी है।
हाँ, उसके बिना काम ही नहीं करने देंगे तुमको, वो भी पहले करवाना पड़ेगा। सीटीबी एनआरटीपी को रजिस्ट्रेशन कंपलसरी होता है, ये लिखा है यहाँ पे। अगेन सीटीबी अगर हैंडीक्राफ्ट गुड सप्लाई कर रहा है तो उसके लिए लिमिट है, बट ये कोई ज्यादा खास नॉनसेंस वाली बात लगती है मेरे को, ठीक है। अगर आप आरसीएम में टैक्स पे कर रहे हो, अगर आपको आरसीएम में टैक्स पे करना है, चाहे आपका लिमिट कितना भी हो, अब टैक्स आपको पे करना है। जैसे मैंने आपको वही सप्लाई दिया, इस पे आरसीएम लगते हैं, तो आप रेसिपिएंट हो। अब आपको गवर्नमेंट को टैक्स भरना है, तो आपका टर्नओवर कितना भी रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, ठीक है। एक और बात यहां से ध्यान में रखना, कोई आदमी ऐसा है जो सारा का सारा आरसीएम वाला सप्लाई कर रहा है, जैसे मैं मान के चल लो मैं सप्लाई कर रहा हूं, मैं सारे के सारे आरसीएम वाले सप्लाई कर रहा हूं, मतलब मेरे जितने भी सप्लाई है उस पे रजिस्ट्रेशन जीएसटी कौन भरने वाला है, रेसिपिएंट लोग भरने वाले। तो जितने भी रेसिपिएंट है मेरे, उनको करना पड़ेगा जीएसटी का पेमेंट, और उसके लिए सारे रेसिपिएंट को करना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन। और मैं यहाँ पे आराम से मजे लूंगा कि भैया चलो भैया सारे लोग भर रहे हैं, अपने को तो रजिस्ट्रेशन का कोई काम ही नहीं है। तो कोई आदमी जो सिर्फ और सिर्फ आरसीएम वाले सप्लाई करता है तो उसको रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं होती, ये लिखा है यहाँ पे नोट में, ठीक है। ओके, अगर आप एजेंट हो, कौन सा दमदार वाला एजेंट, आप दमदार वाले एजेंट हो जो अपने खुद के बिहाफ पे इनवॉइस इशू करता है अपने खुद के नाम पे, तो उस एजेंट को भी रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। अगर आप टैक्स डिडक्ट करने वाले हो टीडीएस सेक्शन 51 के तहत, तो आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। एग्जाम्शन में पढ़ा था कि भैया ये इन लोग को रजिस्टर्ड पर्सन में गिनना मत, क्योंकि इन्होंने रजिस्ट्रेशन सिर्फ और सिर्फ टैक्स डिडक्ट करने के लिए लिया है। तो जो सारे एग्जाम्शन अनरजिस्टर्ड पर्सन को मिलते हैं वो सारे एग्जाम्शन इनको मिलते हैं। आईएसडी को रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है। ओआईडीएआर सर्विसेज दे रहा है, ऑनलाइन इंफॉर्मेशन डेटाबेस एक्सेस एंड रिट्राइवल सर्विस, इंडिया के बाहर से इंडिया के अंदर अनरजिस्टर्ड पर्सन को, ठीक है ना, जो सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर रहा है। अब कोई आदमी बैठ के सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर रहा है इंडिया में, जैसे मैं ये जो सॉफ्टवेयर है ये बाहर का सॉफ्टवेयर है जिसमें रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये मैंने डाउनलोड करा, अब इसका जो मैंने पैसा दिया है तो मैं थोड़ी उस पे जीएसटी भरूंगा भाई, मैं तो अनरजिस्टर्ड पर्सन हूँ। छोटे छोटे बच्चे ये फालतू के गेम्स में सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हैं, वीडियो एडिटिंग, इंस्टाग्राम, ये फालतू के, तो उनसे पैसा लेंगे। हाँ 10वीं के बच्चे वो रजिस्ट्रेशन ले, क्यों, तूने बाहर से सर्विस लिया है, वो आदमी भर नहीं सकता। उसको बोला कि तेरे को अगर इंडिया में अपने सॉफ्टवेयर, अपनी जो भी क्या रहता है सॉफ्टवेयर और जो भी चीजें रहती है वो बिकवानी है अपने वेबसाइट के थ्रू, तो भैया तेरे को इंडिया में रजिस्ट्रेशन करना कंपलसरी है, ठीक है। ओके, उसके बाद ऑनलाइन मनी गेमिंग वालों को, इनको भी बोला भैया ये बच्चे चौथी पांचवी के रहते हैं तुम्हारे जो गेम खेलते हैं, ड्रीम इलेवन शायद इंडिया की कंपनी, मेरे को ज्यादा आइडिया नहीं है क्योंकि मैं उसमें दिमाग ही नहीं डालता, ठीक है। ये मत बोलना कैसा पागल टीचर है, इतना भी रिसर्च नहीं करा, काय रिसर्च करो, छोड़ो, ड्रीम इलेवन है, ड्रीम इलेवन इंडिया की कंपनी मोस्टली, तो मेरे को जहां तक पता है। बट अगेन जो भी ऑनलाइन गेमिंग वाली कंपनी है, बाहर की भी कंपनी है, वो बच्चे छोटे छोटे बच्चे गेम खेलते हैं इनसे। अब वो बच्चों से क्या जीएसटी लेंगे, आरसीएम लगता बोल के, बाहर से सर्विस आई है, सर्विस इंपोर्ट ऑफ सर्विस है, नॉर्मल इंपोर्ट ऑफ सर्विस है, कोई रजिस्टर्ड पर्सन ले रहा है तो भैया अपन आरसीएम लगा देंगे। बट जो बच्चे खेल रहे हैं तो बच्चों को बोलेंगे जीएसटी पे करो, नहीं, तो उनको बोला भैया तुम जीएसटी पे करो। और इस बार तो अपने को पता है कि ऑनलाइन गेमिंग सर्विसेज वालों की जो ऑनलाइन मनी गेमिंग है, इनको जो दुब्बा दिया है ना, इनकम टैक्स में भी लगा दिया, यहाँ पे भी लगा दिया, एक्शनेबल क्लेम में डाल दिया इनको, स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम में, पता है ना तुमको। हाँ, ईसीओ वाले लोग, इनको रजिस्ट्रेशन करना कंपलसरी है। ईसीओ जिनको टैक्स कलेक्ट करना पड़ता है, 9(5) में टैक्स नहीं कलेक्ट करना पड़ता, ठीक है। 9(5) वाले जो ईसीओ है, जो 4 स्पेसिफाइड सर्विस दे रहे हैं, यहाँ पे मैंने ना इसको एकदम शिद्दत से दिया है, हाथ से बना के, मैं बताता हूँ आपको, समझो, ठीक है। ये ईसीओ का होता है। ईसीओ जो है मतलब जो अमेजोन वाले लोग हैं, इनको तो कंपलसरी रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। ईसीओ मतलब आप ईसीओ क्या करता है, ईसीओ लोगों को डिजिटल प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जिसमें लोग अपनी गुड्स, अपनी सर्विसेज को लिस्ट करके बेच सकते हैं। तो ईसीओ वाले को तो कंपलसरी रजिस्ट्रेशन करवाना है, ठीक है। उसके बाद 11th वाला पॉइंट क्या बोलता है, सप्लायर ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ थ्रू ईसीओ। ऐसा आदमी जो गुड्स या सर्विसेज या दोनों ईसीओ के थ्रू सेल कर रहा है, उसको भी रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। बट इसमें एक्सक्लूड कर दिया है
एक्सेप्ट स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 95। 95 वाले लोग के अलावा 95 में 4 सर्विसेज आती है, होटल, टैक्सी और ओला, ओयो, होटल, ओला नहीं ओयो, टैक्सी, ओला, अपन याद है ना, हाँ अर्बन क्लैप, अर्बन क्लैप, और इस बार रेस्टोरेंट नया डाल दिया। ठीक है, इसके बारे में मैं पूरा आपको डिटेल में बताता हूं। 95 के अलावा जो सर्विसेज है वो अगर आप ईसीओ के थ्रू भर रहे हो तो भैया आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, कंपलसरी। बट नीचे फिर बोल दिया है कि भैया जो आदमी सिर्फ सर्विसेज सप्लाई कर रहा है उसको मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन नहीं है। तो देखो यहां पे मैंने इसको एकदम शांति से सर्विसेज के केस में डाल रखा है। सेक्शन 95 के अंदर 4 सर्विसेज ही नोटिफाइड है, मतलब जो आदमी गुड सप्लाई कर रहा है, जो आदमी गुड सप्लाई कर रहा है उसको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन है। बट इस बार उसको भी रिलैक्सेशन दे रखा है और उसी लिए ये पूरी की पूरी अमेंडमेंट आ रखी है। आप समझिए, आप ईसीओ के थ्रू, आप ईसीओ के थ्रू 2 चीजें दे सकते हो, एक तो गुड्स या सर्विसेज। ठीक है, गुड्स के लिए आपको कंपलसरी था रजिस्ट्रेशन करवाना। अगर आप गुड्स देते हो ईसीओ के थ्रू तो कंपलसरी था। अगर आप सर्विस देते हो तो इसको सर्विसेज को 2 पार्ट में डिवाइड करा था, एक वो सर्विसेज जो 95 में बताई गई है और दूसरा अदर्स। ठीक है, गुड्स के लिए रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है, अभी तक ध्यान रखो, उसमें कमेंटमेंट आई है बताता हूं। सर्विसेज को देखो मैंने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। सर्विसेज अगर 95 में स्पेसिफाइड है तो टैक्स कौन भरता है? ईसीओ भरता है। अब 4 सर्विसेज है स्पेसिफाइड, होटल, हाउसकीपिंग, टैक्सी और रेस्टोरेंट। होटल में क्या होता है? होटल में टैक्स ईसीओ भरता है। तो होटल वाले को रजिस्ट्रेशन कब करना पड़ेगा? जब उसका लिमिट 10 या 20 लाख से ऊपर चले गए, क्योंकि होटल वाला भी अच्छा तगड़ा आदमी रहता है, उसकी लिमिट 20 के ऊपर गई तो उस पर भरोसा कर सकते हैं, वो टैक्स भरेगा। हाउसकीपिंग वाले, अर्बन क्लैप, इनके लिए भी 10-20 लाख की लिमिट है जो सर्विसेज देते हैं बारीक चिरीक। टैक्सी वालों के लिए इनको रजिस्ट्रेशन लगता ही नहीं है। क्यों नहीं लगता? क्योंकि भैया एक टैक्सी ड्राइवर छोटा सा आदमी, उसका टर्नओवर 20 लाख के ऊपर भी गया तो भी वो क्या क्या तो रजिस्ट्रेशन करेगा। ठीक है, और रेस्टोरेंट वालों के लिए 10-20 लाख की लिमिट है। और हमने देख रखा है कि रेस्टोरेंट, अभी तो इसमें अमेंडमेंट भी आया हुआ है कि भैया रेस्टोरेंट अगर किसी बड़े होटल के अंदर है जिसका रूम रेंट 7,500 के ऊपर है तो रेस्टोरेंट वाला भी टैक्स भरेगा, बराबर है। बाकी सर्विसेज के लिए जो 95 में स्पेसिफाइड नहीं है, बाकी सर्विसेज के लिए 10-20 लाख का लिमिट अवेलेबल है, मतलब इनको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन नहीं करवाना है। इसको आप ड्रॉ कर लेना, ये आपको बहुत सुकून देगा। 95 में जो स्पेसिफाइड है उसमें ईसीओ भरता है। ठीक है, तो ईसीओ को तो कंपलसरीली रजिस्ट्रेशन करवाना ही पड़ेगा। और सर ये फिर इन लोगों को कब रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा? होटल के ओनर्स को, हाउसकीपिंग के ओनर्स को, जो हाउसकीपिंग की सर्विस खुद आदमी देता है। ठीक है, जैसे ये मेरे को एसी ठीक करवाना है तो मैं अर्बन क्लैप, अर्बन कंपनी से मंगवाता हूं। तो जो अर्बन कंपनी को तो कंपलसरी है, बट जो ये एसी की इंस्टॉलेशन या ठीक करने की सर्विस दे रहा है इसको कब रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा? क्या इसको रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है? नहीं, इसके लिए लिमिट है 10-20 लाख की। 10 लाख MMT@नागालैंड और 20 लाख नॉर्मल स्टेट। ठीक है, टैक्सी वालों के लिए, टैक्सी वालों को रजिस्ट्रेशन करना ही नहीं पड़ता, छोड़ दो, गरीब है बेचारे। और रेस्टोरेंट वालों के लिए, रेस्टोरेंट वालों को तो करना ही पड़ेगा। ठीक है ना, और वो 7,500 से ज्यादा वाले होटल के अंदर है तो फिर तो भैया ये आदमी ही भरने वाला है टैक्स। पर उसके लिए भी कंपलसरी नहीं कर रखा है, उसके लिए भी 10-20 लाख की लिमिट है। और जो बाकी सर्विसेज वाला आदमी है उनको तो रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है ही नहीं, उनके लिए 10-20 लाख का लिमिट है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो आदमी सिर्फ ईसीओ के थ्रू गुड सप्लाई कर रहा है उसको रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है। अब पहले क्या हुआ करता था, जो आदमी ईसीओ के थ्रू गुड सप्लाई कर रहा है ना उसको कंपोजिशन भी नहीं देते थे भाई, बड़ा इसके साथ सौतेला व्यवहार करते थे। पहले इसको कंपोजिशन नहीं देते थे, बट अब इसको कंपोजिशन देने लग गए। अब इसको कंपोजिशन देने लग गए तो अब जो गुड्स का सप्लायर है वो कंपोजिशन भी ले सकता है। सेकेंड चीज, यहां पे थोड़ी सी रिलैक्सेशन भी आई हुई है, यहां पे थोड़ी सी रिलैक्सेशन भी आई हुई है। पर वो रिलैक्सेशन पढ़ने के पहले अपन ये पूरा पढ़ लेते हैं। सप्लायर ऑफ गुड्स थ्रू ईसीओ मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन, मैंने इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर रखा है जानबूझ के। ठीक है, अब क्या बोलते हैं, अमेंडमेंट ये आई हुई है कि जो अनरजिस्टर्ड पर्सन है ये भी ईसीओ के थ्रू गुड सप्लाई कर सकता है, मतलब रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी नहीं है, रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी नहीं है। बट उसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा ये बता रखा है और एकदम ताजा ताजा
2023 का अमेंडमेंट है, ठीक है। सप्लायर ऑफ गुड्स थ्रू ईसीओ हैविंग एग्रीगेट टर्नओवर इन प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, पिछले साल में एंड इस साल में थ्रेशोल्ड लिमिट से कम, मतलब 10 लाख 20 लाख से कम होए, आर एग्जम्प्टेड फ्रॉम ऑब्टेनिंग रजिस्ट्रेशन सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग कंडीशन। क्या है कंडीशन? कि भैया आप इंटर स्टेट सप्लाई मत करो, मतलब आप सेम स्टेट के अंदर बेचो, ठीक है। अगर आपको दूसरे स्टेट में अपने सामान बेचने हैं अमेजोन या ईसीओ के थ्रू, तो भैया आपको रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है, क्योंकि आप इंटर स्टेट कर लोगे। और अगर आप इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स करते हो तो रजिस्ट्रेशन कंपलसरी हो गया, खत्म है। ईसीओ के थ्रू करो, खुद से करो, इंटर स्टेट कर रहे हो ना, कंपलसरी हो गया, खत्म है। तो आप इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स नहीं कर सकते, वैसे ही अपन गुड्स वाले की बात कर रहे हैं, ठीक है। दूसरा, एक से ज्यादा स्टेट में नहीं कर सकते, पैन लगेगा आपका, प्लस सप्लाई करने के पहले आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा कि भैया मैं अपना पैन दे रहा हूं, ये मेरा एड्रेस है, प्लस मैं इसी स्टेट में सप्लाई करना चाहता हूं, ठीक है। आपको एक एनरोलमेंट नंबर के लिए एप्लीकेशन देना पड़ेगा, जो आपको प्रॉपर पूरा का पूरा, ये आपका पैन, ये आपका एड्रेस और ये आपकी स्टेट, स्टेट मतलब स्टेट वेरीफाई नहीं होती, ये वेरीफाई पूरा का पूरा प्रॉपर वैलिडेशन सब वेरिफिकेशन होने के बाद में आपको एक एनरोलमेंट नंबर मिलेगा। ये एनरोलमेंट नंबर आपको देना पड़ेगा ईसीओ को, ठीक है। प्लस ये भी याद रखना कि भैया आपको एक से ज्यादा एनरोलमेंट नंबर नहीं मिल सकता, मतलब आप ये नहीं बोल सकते कि मैं 4 एनरोलमेंट नंबर लेके 4 अलग अलग स्टेट में करता हूं। आप कोई भी एक स्टेट में अपना व्यापार कर सकते हो, डन है। एक एनरोलमेंट नंबर मिलेगा, एक से ज्यादा स्टेट का आपको एनरोलमेंट नंबर नहीं मिलेगा। एक और रियायत दी है कि भैया ईसीओ आपसे टैक्स कलेक्ट नहीं करेगा, ईसीओ आपसे टैक्स कलेक्ट नहीं करेगा, ये एक रियायत दी है। और इसमें पूरी प्रोसीजर से मैं आपको ओरली प्रोसीजर बता देता हूं, कुछ इतनी खास काम की है नहीं। देखो, अगर आपको गुड्स सप्लाई करना है बट आपको रजिस्ट्रेशन नहीं लेना है, ईसीओ के थ्रू आपको गुड्स सप्लाई करने हैं बट आपको रजिस्ट्रेशन नहीं लेना है, तो आपको बोले ठीक है चलो कर दो, बट कंडीशन है, पहला आपको एक एनरोलमेंट नंबर लेना पड़ेगा, ठीक है। वो पोर्टल से ही मिलता है, आपको एक एनरोलमेंट नंबर मिलेगा, वो एनरोलमेंट नंबर उठा के आपको ईसीओ को देना है। जब तक आप ईसीओ वाले को एनरोलमेंट नंबर नहीं देते, ईसीओ वाला आपको रजिस्टर ही नहीं करेगा, अनरजिस्टर्ड पर्सन, ठीक है। सेकंड, आप इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स नहीं कर सकते, क्योंकि इंटरस्टेट सप्लाई करने वालों को रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है। तीसरा, आपका पैन लगेगा। चौथा, आप सिर्फ एक स्टेट में या एक यूनियन टेरिटरी में सप्लाई कर पाओगे। आप ऐसा नहीं है कि आपने 4 अलग अलग एनरोलमेंट नंबर लिए और आप 4 स्टेट में सप्लाई कर रहे हो, ऐसा नहीं हो सकता। और जब आपका लिमिट 20 लाख के ऊपर चले गया, अगर 40 लाख आपके स्टेट में एप्लीकेबल है तो 40 लाख जो भी लिमिट है, लिमिट क्रॉस हो गया तो आपको ऑब्वियसली अब तो रजिस्ट्रेशन लेना ही पड़ेगा। और जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन नंबर लोगे, आपका जो एनरोलमेंट नंबर है वो इनवैलिड हो जाएगा, ठीक है। तो ये कंडीशंस के साथ आप अनरजिस्टर्ड पर्सन ईसीओ के थ्रू सप्लाई कर सकता है, क्लियर है। अगर ईसीओ के थ्रू आपकी लिमिट हो गई खत्म, तो फिर आपके पास ऑप्शन भी होता है कि आप नॉर्मल वाला या आप कंपोजिशन वाला, कंपोजिशन डीलर भी अब ईसीओ के थ्रू सप्लाई कर सकता है गुड्स को, सर्विसेज को नहीं कर सकता, ठीक है। तो आप कंपोजिशन डीलर बन सकते हो या आप नॉर्मल डीलर बन सकते हो। एम आई क्लियर और एम आई क्लियर, ठीक है। इससे सिंपल आपको मिल नहीं सकता, पूरे देश में गारंटी के साथ बोल रहा हूं, भयंकर मेहनत लगी है भैया, भयंकर, ठीक है। अब कुछ लोग ऐसे हैं जिनको रजिस्ट्रेशन करने के लिए जरूरी नहीं है, भाई हमको पता है, ये जो सिर्फ और सिर्फ नॉन टैक्सेबल या एग्जाम सप्लाई करते हैं, सिर्फ दारू बेच रहे हो, काय को रजिस्ट्रेशन लगता ही नहीं, जीएसटी, पेट्रोलियम प्रोडक्ट बेच रहे हो, जीएसटी नहीं लगता, जबरदस्ती काय को रजिस्ट्रेशन करवाना बेचारे का, माफ गरीब को, ठीक है। एग्रीकल्चरलिस्ट, फार्मर, जो इंडिविजुअली एचओएफ रहेगा, कोई कंपनी है वो फार्मिंग का बिजनेस कर रही है, उनको रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी है। बट जो इंडिविजुअल एचओएफ है, जो एग्रीकल्चर के बिजनेस में जो सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस सप्लाई कर रहे हैं, उनको नहीं करना पड़ेगा। मतलब अपने खेत में जो अनाज उगाते हैं वो अगर आप बेच रहे हो, तो आप बेच तो रहे हो, आप सप्लायर हो ही गए, पर आपको रजिस्ट्रेशन नहीं करवाना है क्योंकि आप किसान हो। अगर यहां नोट के लिए जगह दी है, लिखेंगे उसको, इफ फार्मर इज एंगेज्ड इन ट्रेडिंग ऑल्सो, जीएसटी registration required
इफ एटीओ ग्रेटर देन लिमिट। लिखो, अगर कोई किसान है, अब जैसे मेरे जैसा किसान है, ठीक है, अब मैं इंडिविजुअल हूं, हाँ, मैं सिर्फ क्या करता हूं, मैं अपने खेत का जो भी अनाज निकलता है वो किसी एपीएमसी में जाके कमीशन एजेंट को बेच देता हूं। तो भैया मेरे को रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं सिर्फ अपने खेत का अनाज बेच रहा हूं। ठीक है, अब मेरे को समझ में आया भैया अपने गांव में ना मार्केट में रेट कम मिलता है, शहर में जाके बेचेंगे बहुत बेचेंगे और रेट भी अच्छा मिलता है और खरीदने वाले भी रहते हैं। मैंने क्या करा, मैंने अपने गांव के 5-6 लोग को बोला भैया तुम अपना सामान मेरे को बेचो, तुम अपना अनाज मेरे को बेचो और मैं जाके शहर में बेच के आऊंगा। मैं क्या कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं ट्रेडिंग। अब मेरे को रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। ठीक है, ओके। पर्सन मेकिंग ओनली आरसीएम सप्लाई, जो आदमी सिर्फ आरसीएम की सप्लाई करता है, मैं सबको दे रहा हूं, सारे गरीब लोग जीएसटी भरेंगे गवर्नमेंट को, मैं शान से रहूंगा, मेरे को रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है। इंटरस्टेट सप्लाई कर रहे हो सर्विसेज का, 10-20 लाख की लिमिट है, रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है, 10-20 लाख तक नहीं करना पड़ता। सीटीपी जो हैंडीक्राफ्ट गुड्स का कर रहा है उसको भी 10-20 लाख की लिमिट है। इंटरस्टेट सप्लाई कर रहे हो हैंडीक्राफ्ट गुड्स का, नॉर्मल आदमी 10-20 लाख की लिमिट है, बट यहाँ पे उसको पैन देना पड़ता और ई वे बिल बनाना पड़ता। अगर वो दूसरे स्टेट में भेज रहा है ना तो उसको ई वे बिल बनाने की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, मतलब गवर्नमेंट ध्यान तो दे रही है उस पर, ई वे बिल में आएगा ना सब कुछ। यस। इसके बाद में क्या होता है सर, एक और चीज होती है जो अभी बता देता हूं मैं आपको। मैंने आपको सीटीबी का बता दिया, सीटीबी को क्या करना पड़ता है, एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स करना पड़ता है, प्लस 5 दिन पहले जब आप बिजनेस शुरू कर रहे हो उसके 5 दिन पहले आपको अपना रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है। ठीक है, यहां तक मैंने सारा का सारा कंसेप्ट खत्म कर दिया। अब जो भी है सारा प्रोसीजरल पार्ट है, और जो प्रोसीजरल पार्ट है वो एक अलग से वीडियो में आएगा। ठीक है, चलिए थैंक यू वेरी मच, इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में प्रोसीजरल पार्ट आएगा। प्रोसीजरल पार्ट मैं कोशिश करूंगा कि जितना सिंपल तरीके से कर सकता हूं उतना सिंपल तरीके से कर दूं। थोड़ा सा रिसर्च कर रहा हूं, 1-2 चीजें और सिंपल कर रहा हूं। आधार ऑथेंटिकेशन का जो 2-3 चार्ट बने थे मैंने क्लास में हैंड रिटन बनाए थे, तो मैं इसको भी थोड़ा इस बार पूरा का पूरा प्रॉपर तमीज से कंप्यूटर में नोट्स के थ्रू बना के उसको पेश करेंगे आपके सामने। 1-2 दिन का टाइम लगेगा, तब तक आप ये देखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कर दो यार। मतलब शेयर नहीं कर रहे हो तुम, क्योंकि क्या है फिर मेहनत इतनी वाया जा रही है। शेयर कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच। कोई भी बेचारा जो टैक्स से पीड़ित है उस तक मेरे को जरूर पहुंचा दीजिए, उसकी बाकी सारी दुख दर्द मैं हार लूंगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर। दिस इज सीए प्रणव सांडेक साइनिंग ऑफ, बाय बाय।